डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की कॉमर्स। आज मैं बिजनेस स्टडीज की जो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था उसकी सेकंड वीडियो के साथ आ गई हूं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताते हैं कि मैम इस वीडियो में ये कमी थी, ये वीडियो अच्छी थी या बुरी थी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां लास्ट क्लास खत्म की थी वहीं से आगे बढ़ेंगे, तो मेक श्योर आपने पहले वाली वीडियो देख ली है, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो आज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डे नंबर 2। आज हम एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन समझेंगे जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राइट, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ मैंने लास्ट क्लास में एक वर्ड यूज किया था शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसे भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट shareholder wealth maximization, shareholders wealth maximization। ओके, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक कंपनी के ओनर्स होते हैं। राइट, क्या होते हैं वो? ओनर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कंपनी के क्या होते हैं? शेयर्स। शेयर्स यानी कि हिस्से। किस चीज के हिस्से? कंपनी की कैपिटल के हिस्से। राइट, कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। हमें अच्छे से पता है कैपिटल कौन लेकर आता है? ओनर लेकर आता है। तो जितने लोग भी उस कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या बन जाते हैं? ओनर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बिजनेस के ओनर्स होते हैं। ठीक है, अब पूरी जो हमारी मैनेजमेंट है वो एक सिंगल गोल चाहती है। राइट, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सबको अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं। राइट और रॉन्ग? अब जब उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं तो उन्हें ये बताना होता है कि भाई आपका अल्टीमेट गोल क्या है। राइट, माइक्रो लेवल के गोल्स तो सबको पता होते हैं कि भाई प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, मार्केटिंग टीम को पता होना चाहिए कि सेल्स इतनी होनी चाहिए इस साल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टीम को पता होता है कि भाई इतना कम से कम हमारे पास कैश का इनफ्लो होना चाहिए। तो माइक्रो गोल्स तो सबको पता है, लेकिन ये माइक्रो गोल्स किसकी तरफ एम कर रहे हैं? तो इसीलिए हर कंपनी का मेजर गोल जो होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं यानी कि जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, उसका एक सिंगल गोल क्या होता है? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो अब समझ लेते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ होती क्या है। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं बेटा, उसे दो तरीके का रिटर्न मिलता है। राइट, अब मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूं? रिटर्न। रिटर्न मतलब इन्होंने कुछ पैसे लगाए हैं कैपिटल में। राइट, उसके बदले में ये कुछ उम्मीद कर रहे हैं। जैसे ओनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। वैसे ही शेयर होल्डर का जो रिटर्न होता है, रिटर्न यानी कि जो उसे वापस मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पर, उसे हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होता है डिविडेंड। राइट, एक क्या होता है? डिविडेंड। जो बेटा हर साल कंपनी, हर साल, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयर में, जो भी उनका अकाउंटिंग साइकिल का टाइम है, जो भी अकाउंटिंग साइकिल में उन्हें मुनाफा होता है, उस मुनाफे में से जो हिस्सा हर एक शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड बोलते हैं। राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। हर एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो एक तो रिटर्न का पार्ट क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। और दूसरा होता है बेटा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। राइट, मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रीली ट्रांसफरेबल वर्ड बताया था। मैंने आपसे कहा था कि कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, खरीदे और बेचे जा सकते हैं एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट्स। राइट, तो हर एक शेयर होल्डर जो होता है वो क्या चाहता है कि उसके जो शेयर है उसकी मार्केट प्राइस अच्छी खासी हो। जैसे मैंने आज 100 रुपए का शेयर खरीदा, मैं चाहूंगी कि एक साल बाद मेरे शेयर की वैल्यू 150 रुपए हो रखी हो या 200 रुपए हो रखी हो। आपने बहुत बार सुना होगा शेयर मार्केट में कि सुबह 100 का शेयर खरीदा, शाम तक होते होते 110 का बेच दिया। या ये भी सुना होगा कि सुबह 100 रुपए का शेयर खरीदा, शाम होते होते वो 80 रुपए का हो गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैसे डिटरमाइन हो रही है? डिमांड एंड सप्लाई पर। राइट, हमें अच्छे से पता है कि प्राइस किसी भी चीज का कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई से। अगर डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइसेस घटते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए किसी कंपनी की शेयर्स बहुत ज्यादा डिमांड में कब होंगे? जब लोगों को लगेगा कि भाई कंपनी अच्छी है, पैसा कमा के दे रही है, तो चलो भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपसे मैं कहूँ स्टॉक मार्केट में दो
कंपनीज है, कंपनी ए एंड बी। अब मैं कहूँ कंपनी ए ना बेकार सी है, ये बिल्कुल रिटर्न्स नहीं देती है, इनका बिजनेस आइडिया भी अच्छा नहीं है, और मैं कह रही हूँ कंपनी बी जो है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? कंपनी बी में। तो डिमांड किसकी हाई होगी? कंपनी बी की हाई होगी। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे वो चाहेंगे कि वो अपना शेयर ना बेचें, क्योंकि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सप्लाई होगी कम, डिमांड होगी ज्यादा, तो मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर का? अच्छा खासा होगा, राइट। वेराज कंपनी ए की बात करूं, जितने भी लोग ऑलरेडी होंगे वो चाह रहे होंगे कि भाई फटाफट जो हमारे शेयर्स है वो बेच दें ताकि मार्केट से एग्जिट ले लें, राइट। और खरीदने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो प्राइजेस क्या होते जाएंगे? घटते चले जाएंगे, राइट। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, उसी बेसिस पे बेटा मार्केट प्राइस भी डिटरमाइन होता है शेयर का। जब इन्वेस्टर्स को ये लगता है, जब मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है किसी कंपनी की तरफ, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले रही होती है। अब जैसे आपके पास न्यूज आती है कि भाई एयरटेल जो है वो 6G बैंड में इन्वेस्ट करने वाला है, तो मार्केट सेंटिमेंट अपने आप अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई एयरटेल अच्छा परफॉर्म कर रही है, चलो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज मार्केट ट्रेंड, राइट। मार्केट ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट ट्रेंड कहां से बनते हैं? फंडामेंटल से। फंडामेंटल से मतलब जैसे आज कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आई या बैलेंस शीट आई, बहुत अच्छी बैलेंस शीट थी, सब सीएस ने इवैल्यूएट करके कहा कि भाई कंपनी बहुत स्ट्रांग है, तो अब मार्केट प्राइस क्या होगी शेयर की? बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को उस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्ट होगा, और जिनके पास शेयर होगा वो बेचना नहीं चाहेंगे। तो बेटा ये ट्रेंड की वजह से और फंडामेंटल्स की वजह से जब कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके मार्केट प्राइस भी क्या होती है? उनके शेयर्स की बढ़ने लगती है। तो हर एक शेयर होल्डर को दो तरीके के रिटर्न की उम्मीद होती है, एक जो उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, और दूसरा भाई जो मैंने 100 रुपए लगाए हैं, 100 रुपए का जो मैंने शेयर खरीदा है उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाए, वो 150 रुपए का हो जाए, वो 120 रुपए का हो जाए, वो 200 रुपए का हो जाए। अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं, कितने का भी हो जाए, मैं तो चाहूंगी कि भाई 1 लाख का हो जाए मेरा 100 रुपए का शेयर, राइट। तो मतलब जो मैंने पैसा लगा रखा है मुझे उस पर क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, राइट। अब मैंने इस पूरे प्रोसेस में आपको बता दिया कि भाई शेयर होल्डर की वेल्थ दो तरीके से मैक्सिमाइज होगी, जब उसे डिविडेंड मिलेगा और जब उसका मार्केट प्राइस अच्छा होगा शेयर का, राइट और रॉन्ग। तो मतलब जितने भी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, जितने भी मैनेजर्स बैठे हुए हैं, उनका एम क्या है कि जो शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो एक कंपनी जितने अच्छे डिसीजंस लेगी, जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, उतना ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर होगा और उतना ही ज्यादा मार्केट प्राइस होगा शेयर का, राइट और रॉन्ग। तो इसीलिए बेटा जितने भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं उसका प्राइमरी मोटिव, जो सेंटर गोल होता है, राइट, वो क्या होता है? गुड डिसीजन मेकिंग, ताकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ सके, ताकि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके, राइट। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में सबसे बड़ा रोल होता है 3 डिसीजंस का। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा है आपका डिविडेंड डिसीजन, राइट। ये वर्ड यहीं से आया है, डिविडेंड, राइट। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अच्छा कब होगा? फाइनेंशियल मैनेजर के जब डिसीजंस अच्छे होंगे। कौन से डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो आज हम शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि बिजनेस के पास जो पैसा है, यानी कि जो कैपिटल आई है बिजनेस के पास, उस कैपिटल को कहाँ लगाया जाए, ठीक है ना। वेयर शुड दिस कैपिटल बी इन्वेस्टेड, ताकि जो रिटर्न हो वो अच्छा हो कंपनी को। लेट मी एक्सप्लेन इट, लेट मी इलैबोरेट इट फॉर यू, राइट। अब लेट्स से मेरे पास एक बिजनेस था, राइट, और मेरे पास 3 आइडियाज थे, ए बी एंड सी, राइट। अब ए बी और सी में से मैं इवैल्यूएट कर रही हूं कि भाई मुझे अपना पैसा प्रोजेक्ट ए में लगाना चाहिए है, प्रोजेक्ट बी में लगाना चाहिए, या प्रोजेक्ट सी में लगाना चाहिए है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कर रही हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं कंसिडर करूंगी, कि जैसे कैश फ्लो कितना होगा। कैश फ्लो यानी कि भाई ए प्रोजेक्ट में से मेरे पास कितने कैश इनफ्लोज आएंगे, बी में से कितने आएंगे, सी में से कितने आएंगे, ठीक है। अब ए में कहा गया कि भाई 50,000 तक के कैश इनफ्लोज आएंगे,
इसमें कहा गया 60,000 के कैश इनफ्लोज आएंगे, इसमें कहा गया 80,000 के कैश फ्लोज आएंगे, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ कि ज्यादा लुक्रेटिव कौन सा है, तो लेट मी टेल यू, ये आधी इंफॉर्मेशन है। इस आधी इंफॉर्मेशन पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि टाइम फ्रेम बताइए जितने में ये 80,000 का मुझे कैश इनफ्लो होगा। सो आई एम सेइंग कि नेक्स्ट 6 ईयर्स में जाके आपको 80,000 का कैश इनफ्लो होगा। ये 60,000 का कैश इनफ्लो आपको 1 ईयर में होगा, और ये 50,000 का कैश इनफ्लो जो है ये आपको 3 ईयर्स में जाके होगा प्रोजेक्ट ए पर। अब अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट बी जो है वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगेगा। कौन से पर्सपेक्टिव से? कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से, राइट। कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से आपको कौन सा प्रोजेक्ट ल्यूक्रेटिव लग रहा है? प्रोजेक्ट बी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हर एक प्रोजेक्ट के, जिसे हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है ये डिसाइड करने के लिए कि जो बिजनेस के पास पैसा है, जो बिजनेस के पास कैपिटल है, वो कहां पर लगाई जाए, राइट। अब दूसरा क्राइटेरिया आपको क्या लगता है क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न। भाई किस रेट ऑफ रिटर्न की हम उम्मीद करें? प्रोजेक्ट ए कह रहा है कि हम 20% पर एनम कमा के देंगे, प्रोजेक्ट बी कह रहा है 30% कमा के देंगे, प्रोजेक्ट सी कह रहा है 40% कमा के देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट सी अगर 40% कमा कर दे रहा है तो इसमें 20% का रिस्क भी है, 30% वाले में 10% का रिस्क है, और 20% वाले में सिर्फ 5% का रिस्क है, राइट। तो हमें रेट ऑफ रिटर्न भी देखना है और जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी देखना है कि चांसेस तो है कि 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न अगर प्रॉफिट हुआ तो 40% का होगा, लेकिन 20% चांसेस रिस्क भी है, राइट, कि यानी कि प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस हो जाएगा, और जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो एक कंप्लीट फेलियर रहेगा, राइट। तो रिस्क भी देखना है, रिटर्न भी देखना है। तो मेजर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन कौन से? कैश फ्लो। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई कैश फ्लो कितना है। दूसरा हमने देखा कि रिस्क कितना एसोसिएटेड है। तीसरा हमने देखा कि भाई रिटर्न कितना प्रॉमिस्ड है उससे, राइट। तो इस तरीके से जब एक बिजनेस ये देख रहा होता है कि उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैपिटल की उसके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको इसीलिए कम पढ़ा रही हूँ कि क्योंकि आगे जाके आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना कंसेप्ट काफी है, राइट। तो जो बेटा ये डिसीजन होता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो पैसा लगाया जाएगा वो एक लंबे टेन्योर के लिए लगाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई प्रोजेक्ट बी में 100 करोड़ लगा दिए गए हैं, राइट। क्या कितने लगाए हैं? 100 करोड़ लगा दिए हैं। अब हमने जब प्रोजेक्ट बी स्टार्ट किया तो हमें लगा नो इट्स नॉट डूइंग वेल, तो 100 करोड़ पुल बैक कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। जो पैसा एक बार लग चुका है बेटा वो एक परमानेंट नेचर का होता है। ये जो डिसीजंस होते हैं ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मतलब जब चाहे कंपनी उसे पुल आउट नहीं कर सकती है। तो एक बार अगर पैसा लग गया देन वी आर स्टक विद दैट बिजनेस आइडिया, वी आर स्टक विद दैट प्रोजेक्ट, वी हैव टू एग्जीक्यूट इट, वी हैव टू मेक इट वर्क समहाउ, राइट। तो चाहे कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी हो, बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो, कोई एक्विजिशन करना हो, कोई मर्जर करना हो, किसी कंपनी को के साथ अमेलगमेशन करना हो, राइट, ये सारे जो होते हैं बेटा ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इसे बोला जाता है कैपिटल डिसीजंस। इन्हें क्या बोला जाता है? कैपिटल डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस जो लंबे टेन्योर के लिए बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे कि भाई हम अपना पैसा कहां पर लगा रहे हैं, ऐसे डिसीजंस को बोलते हैं बेटा कैपिटल डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही शॉर्ट टर्म वाला भी होता है, जो मैंने कल आपको बताया था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, राइट। जाके वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कैपिटल डिसीजन की। सो कैपिटल डिसीजन जो होते हैं वो एक लंबे टेन्योर के लिए होते हैं। कैपिटल डिसीजन के वक्त बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कैश फ्लो, रिस्क, रिटर्न और भी बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती हैं, राइट। टेन्योर कि प्रोजेक्ट ए से हम कितने साल में पुल आउट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बी में से कितना, प्रोजेक्ट सी में से कितना, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं।
अब जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग मेथड्स आते हैं आपके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट। हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ फिगर्स हैं हमारे पास, कुछ पुराने ट्रेंड्स हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। गैम्बलिंग नहीं है, फोरकास्ट है। क्या डिफरेंस होता है गैम्बलिंग और फोरकास्ट में? फाइनेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैम्बलिंग जो बिना किसी तथ्य के की जाए, मतलब बिना किसी रीजनिंग के की जाए, और फोरकास्टिंग जब किसी स्पेसिफिक नंबर्स को सोचते हुए, कुछ पुराने डेटा को देखते हुए, कुछ पुराने ट्रेंड्स को एनालाइज करके जब कोई डिसीजन, कोई फ्यूचर एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बेटा फोरकास्ट। तो ये सिर्फ क्या है, फोरकास्ट है। अब जो मैंने ये कहा कि भाई 20% रिटर्न, 30% रिटर्न, 40% रिटर्न, ये क्या है, सिर्फ फोरकास्ट है। वो तो जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, जब 1 साल बीतेगा, तब हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कितनी आई है। तो ये सिर्फ क्या है, ये मेयर फोरकास्ट है। तो इन्हें फोरकास्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये अगेन हायर क्लासेस की बात है, ये अभी आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन उन मेथड्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के लिए जो मेथड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग मेथड्स, राइट। बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास जिसके थ्रू कैपिटल बजटिंग यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बेटर तरीके से लिए जा सकते हैं, बाय इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट एंड बाय मेकिंग सम फ्यूचर फोरकास्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट डेटा दैट वी हैव, राइट। कुछ डेटा होगा हमारे पास, कुछ ट्रेंड एनालिसिस होगा, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगे, उन्हें जगह पर रखते हैं, मॉडल्स में रखते हैं और कुछ फ्यूचर वैल्यूज निकालते हैं कि भाई ये हमें एस्टिमेट है। उस एस्टिमेट के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है और इस डिसीजन को हम बोलते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सबसे पहला डिसीजन क्यों है, क्योंकि एक बार आपने इवैल्यूएट कर लिया कि प्रोजेक्ट ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई प्रोजेक्ट ए को अगर एग्जीक्यूट करना है तो कितना पैसा चाहिए होगा, प्रोजेक्ट बी को एग्जीक्यूट करना है तो कितना पैसा चाहिए होगा, प्रोजेक्ट सी को करना है तो कितना पैसा चाहिए होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद आता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। तो पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की प्रोजेक्ट कौन सा होगा। एक बार वो हो जाएगा डिसाइड, फिर हम देखेंगे कि पैसा लाना कहाँ से है, पैसे का सोर्स क्या होगा। तो उस सोर्स को डिसाइड करने के लिए उस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। कंटिन्यू विद फाइनेंसिंग डिसीजन। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतनी सारी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग, राइट। इतनी सारी टर्म्स आ जाती हैं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। सो आई विल एंड दिस लेक्चर हेयर फॉर टुडे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इस लेक्चर में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, माइनर से माइनर, मेजर से मेजर, ट्रिवियल से ट्रिवियल, bring it to me through comment section and if you really like the video please share it with your friends and एक छोटा सा लाइक तो बनता है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।